हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर है। देखिए, अक्षर भी बोला जाता है, वर्ड भी बोला जाता है, या ध्वनियां भी बोला जाता है। तो ये तीनों के लिए भेद नहीं करना है आपको। अगर पूछता है कितने अक्षर है तो आप आंसर करेंगे 52। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तब 45 ही बोलेंगे आप। और जब उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 45 वर्णों की बात करेंगे, और इन 45 में से 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन ये किस आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। जब लेखन के आधार पर या सामान्य रूप में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर देना है 52। सामान्य रूप से प्रश्न किया गया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण या अक्षर होते हैं, तो उसका उत्तर होगा 52। और इन 52 में कितने स्वर होते हैं? 11। और कितने व्यंजन होते हैं? 35 होते हैं। इसमें एक द्विगुण व्यंजन होता है, रा और ढा। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, 2 स्ट्रा होते हैं। तो ये वर्णमाला का भी परिचय हो गया है। इसके बाद आपको आज सीखना है वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए व्यवहार को। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन हर एक मेल को शब्द नहीं कहा जाएगा। जिसका कोई सार्थक अर्थ होता हो उन्हीं मेलों को ही क्या बोलेंगे? हम शब्द कहेंगे। शब्द क्या है? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल है। निर्माण होता है, अभी शब्द का निर्माण होता है। अब शब्द की भी अपनी क्या है? एक कैटेगरी है, इसका भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हमने यहाँ कुछ डिवीजन कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी सार्थक साबित हो सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 4। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये उत्पत्ति या इतिहास क्या है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी कोई भाषा नहीं है। हिंदी की जनक भाषा कौन है? संस्कृत। संस्कृत में आई विकृतियों के कारण धीरे धीरे वो मूलतः अपने मार्ग से भटक गई, और जो विकृतियां आई हैं उसे हम आज किस रूप में देखते हैं? हिंदी के। उसके बाद ये भारत एक ऐसा देश रहा जहां पर केवल एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते थे। इसमें विदेशों से भी कई विदेशी भारत आए, जैसे अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए, डच, समझते हो ना आप? दुनिया के लगभग अधिकतर देशों के लोग भारत में आए। उनके आने से इस भाषा का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ है। हमने कुछ उनके भाषा के शब्दों को ग्रहण किया है और उन्होंने कुछ हमारे यहाँ के शब्दों को ग्रहण किया है। ऐसे में उत्पत्ति या इतिहास के इस बारे में यही कह सकते हैं कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, उन स्रोतों के आधार पर एक, या फिर इतिहास जिनके बारे में पता हो कि ये किस देश के शब्द हैं। जैसे कि अगर आप लिखते हैं कमांडर, तो ये कमांडर किस भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से सीधा हिंदी में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कमांडर को। ऐसे जो शब्द है वो अलग अलग दुनिया के भाषाई देशों से अपने यहाँ आए हुए हैं, इसको बोलते हैं इतिहास। ठीक है, जहाँ से हमको स्रोत पता लग जाए कि ये यहाँ से आया हुआ शब्द है या इस भाषा से आया हुआ शब्द है, उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में डालेंगे। बाकी जो हमें नहीं समझ में आ रहा है वो हम सीधा कहाँ ले जाएंगे? इसको उत्पत्ति के आधार पर कि कौन संस्कृत से आया है और कौन संस्कृत से विकृत होकर आया है। इस बेसिस पे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर हिंदी को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया? शब्दों को 4 प्रकार से। इसमें एक पहला प्रकार क्या है? तत्सम। तत्सम का मतलब बिल्कुल उसके जैसा। तत्सम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसके जैसा। किसके जैसा? जैसे संस्कृत में था हूबहू वैसे ही हिंदी में आ गया हो, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखा जाए? अग्नि। अग्नि जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है। संस्कृत में भी अग्नि होता है और हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? अग्नि ही कहते हैं। और ये धीरे धीरे विकृति आने के कारण ये बिगड़ गई है। लेकिन जिनका स्रोत हमें पता है कि ये संस्कृत से ही आए हुए हैं, उन्हें हम कौन से शब्द बोलेंगे भाई? तत्सम शब्द बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे विस्तार से कौन से तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कैसे पहचानते हैं कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है। लेकिन अभी सिर्फ वर्गीकरण पे ध्यान देना है।
तो तत्सम कौन से शब्द होंगे? वह शब्द जो ठीक संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। तद्भव क्या होगा? जिनका उद्भव हुआ है, जिनका क्या हुआ है? उद्भव। देखिए एक शब्द होता है गर्दभ, गर्दभ मीन्स गधा। अब इसको अगर हम गधा लिखते हैं तो ये गधा क्या है? तद्भव है, जबकि गर्दभ क्या है? तत्सम है। संस्कृत में इसको गर्दभ कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। तो एक्चुअल में गधा क्या है? तद्भव है, ये तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो जो हूबहू संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। और जिनमें विकृति आ गई है, थोड़ा अपना स्वरूप बदल लिए हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? तद्भव। लेकिन तद्भव में उन्हीं को माना जाएगा जिनका उद्भव अर्थात स्रोत क्या है? संस्कृत। जो संस्कृत से ही विकृत होकर के आए हुए हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। ये मत समझिएगा कि कमांडर को भी तद्भव बोल देंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि इसको भी कहीं से आया हुआ तो ये भी तद्भव है। हाँ, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात है कि दुनिया के किसी दूसरी भाषा का शब्द हमने लिया है, वो संस्कृत का विकृत नहीं है। तद्भव का मतलब वह शब्द जो संस्कृत के विकृत स्वरूप है, यानी जिनका स्रोत तो संस्कृत है पर मूल संस्कृत में जैसे थे अब वैसे नहीं है, उनमें कुछ विकृति आ गई है, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव। यानी जिनका उद्भव कहाँ से हुआ है? संस्कृत से, उन्हें हम कहेंगे तद्भव। इसके बाद एक शब्द यहाँ अगला देख रहे हो, कैटेगरी क्या है? देशज की। देशज क्या होगा? देशज का मतलब जो अपना हो, और अपना कौन है ये हम कैसे पहचाने? अपना कौन है यानी कौन से शब्द हिंदी भाषा में अपने निजी इस देश के हैं, उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हमारे जो साहित्यकार थे या हिंदी के अच्छे जानकार, उन्होंने ये नियम अपनाया कि ऐसा करते पहले विदेश से और तद्भव तत्सम को अलग कर ले, फिर जिनके बारे में हमें कोई डेटा ना मिले कि वो कहाँ से आया है, वो समझ जाओ क्या है? वो अपना है, क्योंकि यहीं पे बोला जाता है। तो ये जो तरीका है देशज को पहचानने का, इसका तरीका यही है कि वह शब्द जिनका स्रोत क्या हो? अज्ञात। जिनका स्रोत क्या हो? अज्ञात। अगर हमें ये पता ही ना हो कि ये कहाँ से शब्द आया हुआ है तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे हम? देशज शब्द कहेंगे। जैसे पगड़ी, धोती, लाठी, लोटा, सोटा, खटिया और खटिया, आगे पगडंडी, पगड़ी, सब किसके शब्द हैं? देशज में। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के किस भाषा है? देशज, जिनका स्रोत हमें ज्ञात ना हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? विदेशी या आगत शब्द। विदेशी का मतलब जो दुनिया के अन्य किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे चले आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, या इन्हें आगत भी कहा जाता है। आगत का मतलब जो दुनिया के अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें आगत कहते हैं। इसके बारे में हम आपको लिस्ट बनवाएंगे और अच्छे से समझाएंगे कौन कौन से शब्द आते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है निम्न में से देशज कौन सा है, निम्न में से विदेशी कौन सा है, या आगत शब्द कौन से हैं। तो इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है शब्दों का, वो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। कभी कभी एग्जाम में इन तीनों शब्दों से इसको सूचित किया जाता है। कई बार पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, या रचना के आधार पर शब्द होते हैं, या बनावट के आधार पर होते हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा ये तीनों का मतलब एक ही है। व्युत्पत्ति पूछे या रचना या फिर बनावट, तो इस आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। उनमें पहला वर्ग क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द जिनका खंड ना हो, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, या दो से अधिक शब्दों के मेल से ये ना बने हो, उन्हें हम कहते हैं रूढ़। जैसे कि दिन, दिन का दिन ही रहेगा, रात का रात ही रहेगा, इसे आप तोड़ नहीं सकते, तोड़कर 2 अलग अलग शब्द आप नहीं ले सकते। जैसे ही तोड़ने का प्रयास करोगे ये अर्थहीन हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ वास्तविक रूप से बचेगा ही नहीं। फिर है घर, मुंह, नाक, कान, इन सब का आप कभी भी विखंडन नहीं कर सकते।
ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे हम? रूढ़ शब्द कहते हैं। सो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हुए भाई? 3 तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला क्या है? रूढ़। और रूढ़ वो होगा जिनका खंड ना हो, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जैसे कि दिन है, घर है, मुंह है, पानी है, जल है, नाक है, कान है, इन सबों को हम तोड़ नहीं सकते। दूसरा क्या है? यौगिक। यौगिक कौन? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि समास, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। समास में जैसे राजकुमार, राजपुत्र। राजपुत्र में राजा और पुत्र 2 शब्द है, इन्हें अलग अलग तोड़ेंगे तो अर्थ आएगा राजा का पुत्र। तो ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। राजकुमार ये भी कैसा शब्द है? यौगिक है। जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनाया गया होगा, ऐसे शब्दों के समूह को यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द बनाने के जो रूल्स हैं, उनमें एक है समास, एक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि हिंद शब्द था और इसमें ई का प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? हिंदी हो गया। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता हो। जैसे कोई बताना चाहेगा? जैसे राष्ट्रपति है, यस आपके ही प्रश्न को ले लेते हैं। राष्ट्रपति है, इसके आगे क्या लगा देंगे? उप है, तो ये बन गया उपराष्ट्रपति। तो इसका अर्थ ही क्या होता है? बदल जाता है। तो इसे बोलते हैं उपसर्ग। जो शब्द के पहले लगाया जाए वो उपसर्ग है, और जो शब्द के बाद में लगाया जाए वो प्रत्यय होता है। सो यहाँ पर आपको मैंने सिखाया कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। उसमें से पहला क्या है? रूढ़। रूढ़ का मतलब जिनका खंड ना हो सके। यौगिक का मतलब जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हो। और मेल कराने के कुछ रूल्स होते हैं ना, कि 2 शब्द को मिलाना है तो मिलाने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि एक समास, तो जो समास के द्वारा मेल करके आते हैं उन्हें समासिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा भी हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सब से जो भी शब्द बनेगा उसे आप यौगिक शब्द ही कहेंगे। इसके बाद क्या है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ क्या होता है? इसमें भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ही नए शब्द का निर्माण किया जाता है, परंतु जो भी शब्द बनेगा वो किसी विशेष एक ही व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा को बोध करवाएगा। इससे एक से अधिक अर्थ या किसी वस्तु या संज्ञा का बोध नहीं होगा। उन्हें कहते हैं यौगिक रूढ़। और ऐसे जो यौगिक तो हैं परंतु इनका किसी विशेष के लिए उपयोग किया जाता हो, उन्हें हम कहते हैं यौगिक रूढ़। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण आते हैं, बहुब्रीहि समास समझते हो ना? बहुब्रीहि समास का मतलब वह समास जिसमें शब्द रहेगा कुछ और अर्थ रहेगा तीसरे का। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण या विष्णु। और श्वेताम्बर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती या दशानन, जिसके 10 सिर हों। दशानन, गजानन। गजानन अर्थात हाथी जैसा मुंह वाले, अर्थात गणेश। तो ये जो सीतांबर, पीतांबर, नीलांबर और ये सब आप देख रहे हो, ये शब्द किस में से आए हुए हैं? बहुब्रीहि समास के हैं। और बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ किसी विशेष के लिए ही होता है। और ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, जो यौगिक तो होते हैं लेकिन प्रयोग किसी विशेष के लिए ही किया जाता है। बात स्पष्ट है? अगला इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कितने वर्गों में? 4। एक है एकार्थी, यानी केवल और केवल एक ही अर्थ हो, जैसे कि गंगा, यमुना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सड़क, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। ठीक है? ये जो शब्द है ये कैसे होते हैं? एकार्थी। इनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, ऐसे को बोलते हैं एकार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी क्या होगा?
जिसका एक से अधिक अर्थ हो। जैसे हार, हार का दो अर्थ है, एक तो आभूषण की बात है कि गले में हार कितना सुंदर दिखता है, और दूसरा हार क्या है, पराजय, महाराज पराजित हो गए। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है, शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग। इसके बाद क्या लिखा हुआ, कनक। आप पढ़े होंगे, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यक पाए बहुराय यक खाए बहुराय। तो एक पाने से पागल हो जाता है आदमी और एक खाने से पागल हो जाता है। तो कनक के दो अर्थ है, एक है धतूरा और एक का अर्थ होता है सोना। तो सोना पाने से इंसान पागल हो जाता है और धतूरा खाने से पागल हो जाता है। इसके बाद और आपको एक उदाहरण देता हूं, घटा। घटा, कौन सी घटा, सावन की घटा। आप देखो सावन की घटा की, 1 मिनट, अगर हम सावन की घटा की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं काले बादलों की। तो ये है सावन की घटा। और अगर किसी का घमंड है वो घट गया तो ये कमी की बात हो रही है ना। तो इसका एक लाइन होता है ना, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। पूछ लेता है कौन सा अलंकार है, बहुब्री अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार कौन सा है, अलंकार यमक है कि श्लेष है? अनुप्रास श्लेष के चक्कर में ना पड़े, आएगा समय तब बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ घटा शब्द एक ही बार आया है कि 2 बार आया है? 2 बार आया, और दोनों बार अर्थ क्या है, अलग अलग। चुप रहो। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे जगह पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक। और जहां पर शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर होता है श्लेष। श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक साथ 2 या 2 से अधिक अर्थ लेके रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे शब्द है जैसे हार है, कनक है, घटा है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ एक से अधिक होता है। ऐसे शब्दों समूहों को क्या बोलते हैं हम, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और एक है समानार्थी, समान अर्थ वाले, जैसे अग्नि, अनल, है ना। घोड़ा का क्या लिखते हैं, अश्व, तुरंग। अच्छा गधे का बताइए, गर्दभ होता है, और एक और होता है, बहुत अच्छा है, बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, भविष्य में आपके काम आएगा। जब आप किसी विद्यालय में अध्यापक हो जाइएगा तो वहां किसी बालक को डांटते टाइम में मत कहिएगा तुम गधे हो, नाराज हो जाएगा। उसे कहिए बैसाखी नंदन। क्या कहेंगे, बैसाखी नंदन। ये भी गधे की पर्यायवाची है। तो जब आप किसी को बैसाखी नंदन कहेंगे तो वो क्रोधित भी नहीं होगा। हाँ, वो भी कह सकते हो आप, लेकिन बैसाखी नंदन ठीक है। तो किसी को संबोधित करना हो तो इस नाम से संबोधित करिए, गधा मत कहिए। अब बैसाखी नंदन क्यों कहते हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में जब वर्षा होती है तो ये बहुत जोर जोर से आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसका नाम बैसाखी नंदन भी है। तो ये कैसा शब्द हुआ भाई, समानार्थी शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनके एक ही जैसे कई और शब्द बनते हो बट अर्थ क्या हो, एक ही, उन्हें समानार्थी कहते हैं। अब विपरीतार्थी का मतलब जिनका अर्थ विपरीत हो, जैसे कि दिन है तो रात हो जाएगा। और कोई बताइए, सुबह है तो शाम होगा, आगे तो पीछे हो जाएगा, और धोखा है तो धोखा ही रहेगा, उसका कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, सो विपरीतार्थी आपको लिखाएंगे। अभी बस इतना ही आप समझ लीजिए कि शब्द भेद में जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो इसका एक वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति या इतिहास है, और इस आधार पे 4 वर्गों में डिवाइड करके रखा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है, 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये है शब्दों का वर्गीकरण का रूप।
इसके बाद दो और शब्द यहाँ मैंने लिख रखे हैं, विकारी और। एग्जाम में कई बार 4 ऑप्शन देके पूछता है निम्न में से कौन सा विकारी है और निम्न में से कौन सा अविकारी है। तो विकारी कौन होगा? विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो उसे विकारी कहेंगे, और जिसमें विकार ना उत्पन्न किया जा सके वो अविकारी है। अब बात यह है कि हम विकार उत्पन्न कैसे करेंगे, अर्थात बदलाव करेंगे कैसे? तो उसका आधार है लिंग, कारक या वचन का प्रभाव से बदल जाए। जो शब्द लिंग, कारक या वचन को बदलने से बदल जाएंगे उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़का में क्या करना है, इसका लिंग बदल देंगे तो बदल के हो जाएगा लड़की। लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं। हाँ, पुलिस प्रभाव नहीं। हाँ, सब न्यूट्रल वर्ड होते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को इसे हमारे यहाँ जानते हो विकार उत्पन्न करने के लिए लगाते डॉक्टरेनिया बोलते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं है, ठीक है, वो एक संबोधन है जो बोल देते हैं लोग। डॉक्टर है, पुलिस है, वकील, हाँ जितने पेशे हैं लगभग वो सभी उसी में आते हैं। इंजीनियर है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुलिस ही बोली जाएगी, मतलब बोला जाएगा। हाँ, कारक का बदलाव करने से इनका स्वरूप बदल जाए, और अविकारी जिनमें लिंग, वचन, कारक को बदलने से इनके विकार में कोई बदलाव ना आता, नहीं विकार उत्पन्न ना हो। जैसे घर है, घर शब्द क्या है, अविकारी है। अब घर है तो उसे घारी बना नहीं सकते आप, वो घर है तो घर ही रहेगा, ठीक है। ससुराल, अच्छा ठीक है। तो ये जो है ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। अच्छा ये बताइए, आंख जो है ये विकारी है कि अविकारी? विकारी है कि अविकारी? विकारी है। क्यों? क्योंकि आंख का आंखें कर सकते हैं, वचन बदल सकते हैं, एक वचन से बहुवचन हो जाए। ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो, चाहे वो लिंग, वचन या कारक किसी का भी बदलाव करके, उन्हें हम हमेशा क्या कहेंगे, विकारी शब्द, और जिनमें बदलाव ना हो उन्हें अविकारी। तो ये शब्दों का वर्गीकरण है, इतना आप नोट कर लीजिए। मैंने कुछ नया इनपुट किया है वो आप लिख लीजिए, जो अधूरा था पूरा कर लीजिए, ये टेबल। और